हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर। आज की जो टॉपिक है बेटा वो अल्काइन है। लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया है वीडियोस में, उसमें मैंने अल्कीन और अल्कीन के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, तो जाके अल्काइन को समझना आपको आसान हो जाएगा। तो अल्काइन में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हमको मालूम है अल्काइन होता क्या है। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के वो कार्बन्स हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये एलिफेटिक्स के ही हैं हाइड्रोकार्बन्स मतलब मालूम है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। आपको मालूम है कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया एक बॉन्ड और एक ये, यहाँ पे 4 बॉन्ड मेंटेन हो चुके हैं। तो हमको ये भी मालूम है द स्मॉलेस्ट ग्रुप जो होता है, ये स्मॉलेस्ट जो ग्रुप होगा अल्काइन का, वो कौन सा होगा, हमारा इथाइन होगा। तो मैंने C2H2 लिख दिया, ये इथाइन है। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन भी है, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक। और इन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड कहते हैं, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये है। चलिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एल्काइंस की जो हमारी जनरल जो फार्मूला है, वो जनरल फार्मूला क्या है हमारा, CnH2n-2 है। और इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग चाहें तो होमोलोगस सीरीज़ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। होमोलोगस मतलब क्या होता है, ये भी आपको मालूम होगा, होमोलोगस। तो ये होमोलोगस जो सीरीज़ है हमारा, होमो मतलब सेम होता है और लोगो मतलब फैमिली होता है। तो यहाँ पर जब कार्बन की वैल्यू 1 छोड़ के आप यहाँ पर 1 बैठा सकते हैं, 1 बैठा के देखिए तो क्या होता है, 1 बैठाइए तो देखिए C1 हो गया, और H ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो गया, C और ये H 0 हो गया। तो ऐसा कंपाउंड तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो याद रखिएगा n इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है अल्काइन के केस में। तो n को आप 2 पकड़ लीजिए, 3 पकड़ लीजिए, 4 पकड़ लीजिए, जितना पकड़ना पकड़ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पकड़ेंगे तो क्या होगा, C2H2 फॉर्मेशन होगा। 3 पकड़ेंगे तो क्या होगा, बैठा के देखिए इस पर C3 क्या पैदा होगा, देखिए यहाँ पर C3H4 होगा। C4 देखिए तो क्या होगा बताइए, H6 होगा। ऐसे करके 2 हाइड्रोजन की संख्या हमेशा बढ़ते रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा बैठाकर। इसको कहते हैं हम लोग इथाइन कहते हैं, इसको हम लोग प्रोपाइन कहते हैं, इसको हम लोग ब्यूटाइन कहते हैं, इसे हम लोग पेंटाइन कहते हैं। इस तरीके से नाम दिया गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत पहले बताया भी हूँगा कि कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी कहते हैं। तो इथाइन का याद रखिएगा, कॉमन नेम जो होता है वो एसिटाइलिन होता है। तो इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन मिलेगा। इसका प्रोपाइन का कॉमन नेम आपको मिलेगा, आपको एलाइन मिलेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेलिंग, अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो एलाइन मिलेगा, एलाइलीन मिलेगा, एलाइलीन बोलिए, एलाइलीन होता है। ब्यूटाइन का जो कॉमन नेम होता है वो क्रोटोनाइलिन मिलेगा, क्रोटोनाइलिन मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा आपको। पेंटाइन का जो कॉमन नेम होता है वो आपका नाम होता है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, वो प्रोपाइल एसिटाइलिन मिलेगा, प्रोपाइल एसिटाइलिन मिलेगा, ACETYLIN एसिटाइलिन मिलेगा। स्पेलिंग तो देख लीजिएगा आप लोग जो भी हो। तो इस तरीके से कॉमन नेम है। कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अच्छे से बहुत हेल्प करेगा आपको। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे दूँ। मैं पहले भी कहा कि होमोलोगस किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, आपकी सेम फैमिली के मेम्बर्स होंगे। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब फैमिली। तो ये इसका देखिए नाम क्या है इसका, इथाइन, मिथाइन। ये इथाइन है, तो ये प्रोपाइन है, ये ब्यूटाइन है, ये पेंटाइन है। सब के सब होमोलोगस फैमिलीज़ के हैं। इनका थोड़ा सा अब मालूम है ना कि होमोलोगस बनाने से होमोलोगस फार्मूला, ये फार्मूला जो बना भी है, ये फार्मूला बना है इनकी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। तो अगर मान लीजिए मैं अगर आपको C2H2 लिख के दिखाऊं तो समझ जाइएगा ये इसका क्या है, मोलेक्युलर फॉर्म है। अगर मैं सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दिखाता हूं तो इसे हम लोग कहते हैं कंडेंस फॉर्म कहते हैं। अगर मैं मान लीजिए कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सब बॉन्ड दिखा दूँ तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म कहते हैं। और मैं सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड दिखा दूँ, कार्बन भी नहीं दिखाऊँ, हाइड्रोजन भी नहीं दिखाऊँ, तो इसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मोलेक्युलर फॉर्म, ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म, और ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्म। होप सो आपको याद रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आप चाहे तो प्रोपाइन का भी कर सकते हैं, C3H4 लिख सकते हैं। इसको आप बनाएंगे CH3, पहले तो 3 कार्बन बना लीजिए, पहले देखिए 1 2 3, और किसी भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पर S3 लिख दीजिए, यहाँ पर H लिख दीजिए। यहाँ पर कार्बन में आपको कितने दिख रहे हैं, 1 कार्बन दिख रहा है। यहाँ पर दिख रही है साफ साफ सबके हर 4 बॉन्ड मेंटेन्ड है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, इसको अब सब खोल दीजिए। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को दिखा दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को भी दिखानी है और कार्बन कार्बन के बीच की भी बॉन्ड को दिखानी है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ये मैं अल्कीन के केस में पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 सेंटर बनाइए आप, 1 2 3 बनाइए ऐसे करके।
और देखिए यहाँ पर 1 2 3 कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 लिख लीजिए। देखिए 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म देखा, इस तरीके से आपने कंडेंस फॉर्म देखा, स्ट्रक्चर फॉर्म देखा और बॉन्ड लाइन फॉर्म देखा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ब्यूटाइन का, और पेंटाइन का भी आप बना सकते हैं। होप सो आप बना लेंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे। देखिए बात करते हैं, मैं सोर्स की बात करता हूँ। अल्काइंस मिलते कहाँ हैं जनरली? याद रखिएगा, अल्काइंस में अल्किन की भी कहा था। अल्किन मिलते हैं नेचुरल सोर्स या कोल से मिलते हैं, ट्रेसेस फॉर्म में मिलते हैं, और लार्ज अमाउंट में अगर आपको चाहिए तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल्स में जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, पेट्रोलियम्स में जाएंगे। ठीक वही सोर्स जो है अल्किन का है, वही सोर्स हमारा अल्काइन का भी है, याद रखिएगा। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आइसोमर्स की बात करता हूँ, तो आइसोमर्स आपको मालूम है कि अल्काइन जो होता है सबसे छोटा सा ग्रुप होता है, ये आपको मालूम है। तो अल्काइन याद रखिए कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता, याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अल्काइन यहाँ पे कोई आइसोमर फॉर्म नहीं करता, उसी प्रकार से याद रखिएगा इथेन भी कोई आइसोमर फॉर्म नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। वैसे ही इथीन कोई आइसोमर फॉर्म नहीं करता, ठीक है। ये लोग कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करते। आइसोमर का मतलब मैं कह चुका हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं। प्रोपाइन में चलाइए, प्रोपाइन एक आइसोमर फॉर्म करता है, सिर्फ एक आइसोमर फॉर्म करता है। वो कौन सा आइसोमर फॉर्म करता है? वो रिंग चेन, वो हमारा रिंग चेन आइसोमर फॉर्म करता है, याद रखिएगा। ये रिंग चेन आइसोमर फॉर्म करता है, रिंग चेन आइसोमर फॉर्म करता है प्रोपाइन, और कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता, और कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता। ब्यूटाइन की बात करूं मैं, तो ब्यूटाइन याद रखिएगा पोजीशन आइसोमर से फॉर्म करता है। कौन सा? सिर्फ पोजीशन आइसोमर, और कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता। पेंटाइन की बात करूं मैं, तो पेंटाइन पोजीशन और चेन आइसोमर फॉर्म करता है, और कोई भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता। इस तरीके से याद रखिएगा। हाँ, ये शायद रिंग चेन आइसोमर भी फॉर्म करता है हमारा पेंटाइन, याद रखिएगा। पेंटाइन जो है वो रिंग चेन आइसोमर भी फॉर्म करता है, रिंग चेन आइसोमर भी फॉर्म करेगा ये, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर हमारे फॉर्म करते हैं हमारे, याद रखिएगा। ब्यूटाइन जो है पोजीशन आइसोमर फॉर्म करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। और जितने हायर अल्केन्स में जाएंगे ना, वो और ज़्यादा करके आइसोमर्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो वो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप हेक्साइन लिखेंगे तो वो रिंग चेन भी करेगा, पोजीशन भी करेगा, चेन भी करेगा, वो भी तीनों करेगा। तो यहाँ से 3 फॉर्म स्टार्ट हो जाता है हमारा करना, याद रखिएगा, ठीक ना। पर ये 3 जो है इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ब्यूटाइन सिर्फ पोजीशन आइसोमर फॉर्म करता है, प्रोपाइन रिंग चेन आइसोमर फॉर्म करता है, और इथाइन कुछ भी आइसोमर फॉर्म नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं बात करता हूँ शेप की बात करूँ, तो शेप की बात करूँ तो इथाइन को जनरली हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, याद रखिएगा। और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन और ये मतलब ये हाइट, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? 180 डिग्री है एंगल, या ये और ये बीच में देख लीजिए। तो आपसे एग्जाम में पूछे हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो बताइएगा सर 180 डिग्री का एंगल है ये। और 180 डिग्री का एंगल के याद रखिएगा शेप को हम लोग कहते हैं लीनियर शेप कहते हैं। शेप कहूँ या जियोमेट्री कहूँ, आप लीनियर ही कहिएगा, ठीक है, दोनों बराबर है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ आप लोगों को लेबोरेटरी प्रिपरेशन आता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता कैसे है? चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो हमारा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है। कॉनिकल फ्लास्क में आप देख सकते हैं एक थेसल फनल लिया है, जहाँ पर मैं वाटर डाल रहा हूँ, यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पर आपके पास कैल्शियम कार्बाइड्स हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का जब कैल्शियम कार्बाइड जो है कि जब CaC2 लीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन करवाइएगा वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा फॉर्मेशन होता है इथाइन फॉर्मेशन होता है, C2H2 फॉर्मेशन होता है, और H2O गैस फॉर्मेशन होता है। आप ना इसको सिंपल तरीके से देख सकते हो। देखो कैसे, अगर आपको मालूम है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2 होती है, तो ये C2 - 2 टूटेगा। और पानी टूटता है किसमें? आपको ये भी मालूम होगा, पानी टूटता है आपका H+ और OH- में टूटता है। तो बताइए इसको क्या चाहिए? -2 है तो इसको +2 चाहिए, तो हर इनको 2 कर दीजिए, तो ये 2 इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। और ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कितने OH चाहिए? 2 OH चाहिए। तो यहाँ पे कितने थे? 2 H थे, यहाँ पर भी 2 OH कर दीजिए, तो इसका रिएक्शन इसके साथ कर दीजिए। जब ये इससे मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पानी मत लिखिए, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, और C2H2 हो जाएगा। तो इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितना आसानी से मैंने यहाँ पे लिखा उतना आसान है नहीं। अब देखिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। जब इसके आप ओर को लीजिएगा ना, तो याद रखिएगा ये ओर जो होता है ना, ये ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा। अब ओर का मतलब क्या होता है? इसमें एक्चुअली बहुत सारे और भी कंपाउंड्स मिक्स हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो हम लोग लेते हैं वो तो 80 से 85% होता है, बट इसमें और भी कुछ इम्प्यूरिटीज़ पाई जाती हैं, जो कैल्शियम सल्फाइड पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड पाया जाता है। इस टाइप की इम्प्यूरिटीज़ इनके साथ मिली रहती है। कभी कोई भी कंपाउंड जो है वो आपको प्योर 100% नहीं मिलता प्योर, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं। तो हमने क्या किया उस समय, कैल्शियम कार्बाइड को हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा हीट देंगे हम, और पानी जैसे ऐड करेंगे हम लोग। सॉरी, हीट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन खुद में ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है।
जब कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और ये इथाइन ऑटोमेटिक हाई हो जाती है टेम्परेचर थोड़ी सी, और यहाँ पर क्या इथाइन गैस C2H2 गैस फॉर्मेशन होने लगता है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारी इंप्यूरिटीज़ भी रहते हैं। इंप्यूरिटीज़ जो रहते हैं वो फॉस्फीन के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉस्फोरस है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैस फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और भी इसमें इंप्यूरिटीज़ रहते हैं, मैंने लिखा नहीं है, पर जनरली जो मैक्सिमम जो इंप्यूरिटीज़ है जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं वो कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड पाए जाते हैं हमारे। और भी इंप्यूरिटीज़ पाए जाते हैं अमीन्स के, सिलिकन के भी इंप्यूरिटीज़ पाए जाते हैं इसमें, वो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बहुत कम अमाउंट में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंप्यूरिटीज़ के फॉस्फीन को या अमीन्स के इन सबको या हाइड्रोजन सल्फाइड्स ये जो है या आर्सेनिक जो पाई जाती है, इन सब के इंप्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अच्छा खासा एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्बिंग पावर की अच्छी होती है। तो ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी इंप्यूरिटीज़ होती हैं जो ये यहाँ से जो हमारे पाइप से निकल रही है, ये सब इंप्यूरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इथाइन जो है वो पानी में, वो इन सब में बिल्कुल भी सॉल्युबल्स नहीं होता, क्योंकि इथाइन जो है हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो आप। जैसे कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन लिखा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन लिखा, मालूम है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2 पॉइंट करीब शायद 5 है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.3 होती है, इस तरीके की होती है। मान लीजिए मैं 55 लिख दिया, इसका मान लीजिए 30 लिख दिया। देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.25 का डिफरेंस आएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंसेस है बहुत कम है, याद रखिए कम से कम 0.9 की डिफरेंसेस कंप्लीट होनी चाहिए। एक ये एटम और ये एटम के बीच में अगर डिफरेंसेस 0.9 से ज़्यादा होगी तो याद रखिएगा इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। पर यहाँ पर तो दिख रहा है आपको कि इस एटम और इस एटम के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.25 है, मतलब 0.9 से बहुत कम है। मतलब ये कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। और पानी पोलर कंपाउंड होता है, और ये जो कॉपर सल्फेट, ये K2SO4, ये सब जो कंपाउंड है ये सब प्योर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सब हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड ये नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर है ये बिल्कुल भी इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये गैसेस, यहाँ जो पाइप दिख रही है, इस पाइप से ये गैस निकल जाएगी, और निकल के आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी है, वाटर है, और यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एक जो फ्लास्क है, यहाँ पर इस फ्लास्क के ये जो लगा हुआ है, जो यहाँ पर डाउनवर्ड जो फ्लास्क लगाया गया है, आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली में पानी की मात्रा बहुत भरी हुई रहती है। ये गैसेस आते हैं और ये गैसेस यहाँ पर भरने लगते हैं। जब यहाँ पे जैसे जैसे गैसेस बढ़ने लगेंगे, ये पानी का जो हाइट है ये कम होने लगेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये पानी की हाइट यहाँ तक आ जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पर पूरा गैस भर जाएगा। ये जो पानी है ये पानी पूरा यहाँ से निकल जाएगा और पानी यहाँ पर भर जाएगा। ये इस जो बीकर में जो पानी की हाइट है ये बढ़ जाएगी, पानी में इस बीकर की हाइट जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि इस जो ये जो फनल है इस फनल से पानी पूरा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। एयर मतलब इस इथाइन जो गैस है इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर आप इसको ले लीजिएगा, इथाइन आपका मिल जाएगा, जैसे मैंने अल्कीन में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से आपको तो मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखिएगा जब ये आप ये जो कॉनिकल जो फ्लास्क लिए हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क में याद रखिएगा किसी प्रकार का एयर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा एयर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा किसी भी टाइप का एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो इथाइन जो गैस फॉर्मेशन होता है, ये इथाइन से ये क्या होता है काफ़ी कंबस्टाइल होता है। तो ये चाहे तो कैच फायर कर सकता है, और ये जो फ्लास्क है आपका वो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, एक्सप्लोजन के चक्कर में ब्लास्ट हो जाएगा उस तरीके से। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी एयर नहीं होना चाहिए। तो ये एयर को हटा दीजिएगा, निकाल दीजिएगा पूरी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये याद रखिएगा। और एक बात मेजरमेंट आपको बता दूं मैं, प्रिकॉशन क्या लेके करना है। ये तो प्रिकॉशन ले लिया आपने, इसका इस्तेमाल करना है। बुक में हालांकि ये दिखाया नहीं गया, पर इसको देना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं दिए मुझे भी नहीं मालूम, पर देना चाहिए। बहुत सारे बुक्स में है, बहुत सारे बुक्स में नहीं है, वगैरह जो भी हो। तो ये इस तरीके से हमारा इथाइन गैस का प्रिपरेशन होता है या फॉर्मेशन होता है, इतना आपको समझ में आ चुका है। चलिए बेटा, अब मैं बात करता हूँ इसकी क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इथाइन का प्रिपरेशन या इथाइन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। और एक बात हाँ बता दिया मैं, वॉल्यूम में कोई भी एयर नहीं होना चाहिए, ये आपको बता दिया, ये समझ में आपको चुका है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो होगा इथाइन का वो होगा विसिनल डाइहालाइड से। किससे? विसिनल डाइहालाइड्स। अब ये विसिनल डाइहालाइड्स किसे कहते हैं याद रखिए। देखिए डाई मतलब होता है दो, हालाइड्स मतलब होता है हैलोजन, आपको मालूम है। और हैलोजन में हम लोग जनरली जो इस्तेमाल करते हैं वो याद करते हैं हम लोग ब्रोमीन और क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते, ठीक है। तो मान लीजिए विसिनल की बात कर रहा हूँ, तो ये CH2 लिखिए, यहाँ पर CH2 लिखिए, और यहाँ पर भी Br लिखिए, और यहाँ पर Br लिखिए। इसे कहते हैं विसिनल डाइहालाइड। जब सेम कार्बन, एक कार्बन जिसके पास ब्रोमीन हो या हैलोजन हो, उसके एडजेसेंट कार्बन में और एक तो ब्रोमीन हो या हैलोजन हो, तो इसको हम लोग विसिनल कहते हैं। तो ये विसिनल डाइहालाइड्स हो गया। ये विसिनल डाइहालाइड्स में आपको देना है अल्कोहलिक KOH, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या सिटजेफ रूल या जिटसेफ रूल, मैंने पहले भी कह चुका है, जो E1 रिएक्शन E1 प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिया आपको 2 अल्कोहलिक KOH दिया,
हॉट कंसनट्रेटेड दूंगा, अल्कोहलिक QH दूंगा मैं, हॉट कंसनट्रेटेड कहिए, या आप नहीं कह सकते तो टेम्परेचर दे दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। अब क्या होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ से HBr का रिमूवल होगा, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे मैं 2KOH लिखा हूँ तो 2 HBr का रिमूवल होगा, याद रखिएगा। जैसे कि ये Br तो रिमूव होगा ही, और यहाँ से एक H रिमूव होगा, फिर जब यहाँ से एक Br रिमूव होगा तो यहाँ से एक H रिमूव होगा, तो कुल मिला के कितने HBr रिमूव हो गए, 2 HBr रिमूव हो गए, तो 2 HBr रिमूव हो जाएंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ से एक ब्रोमीन हटाइए, यहाँ से एक H हटाइए, तो ये CH बच जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन और एक यहाँ से H हटाइए, तो यहाँ पर भी CH बच जाएगा, तो बीच में कितने बॉन्ड बैठेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बैठेंगे, तभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। इसका मतलब देखिए अभी आपका इथाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ चुका कि विसिनल डाइहालाइड से हम लोग इथाइन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो बीटा एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग करते हैं, या हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहिए, इसको सिटजिफ रूल कहिए, जो कहना है उसके थ्रू ये क्या होगा, हो गया। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं डीहाइड्रो, देखिए हाइड्रोजन भी हटता है यहाँ से, और हैलोजिनेशन, तो ये डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का भी ये प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, ये भी मत भूलिएगा। तो इस तरीके से मैंने एक तो आपको 1 स्टेप दिखाया, जिस स्टेप से आप अल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, बाई प्रोडक्ट की बात कहा तो मैं इसे यहाँ पे HBr लिख दिया, ये याद रखिएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ चुका, इथाइन इस तरीके से प्रिपरेशन होगा। ये हमारा कोई लेबोरेटरी प्रिपरेशन नहीं है, ये नॉर्मल मेथड्स है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी जो इथाइन की मैं कहूँगा आपको, याद रखिएगा ये इसकी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक टॉपिक है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं बता देता हूँ मैं, मोलेकुलर मास बाई 2, ये वेपर डेंसिटी की फॉर्मूला होती है, याद रखिएगा। अब वेपर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है उसके डेंसिटी के कंपेयर में, या एयर की जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी के कंपेयर में, हाइड्रोजन की डेंसिटी में, नॉट एयर मत लीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन की डेंसिटी के कंपेयर में ये जो इथाइन की डेंसिटी वो कितने टाइम्स भारी है, ठीक है ना, ये निकालते हैं, इसी को कहते हैं लोग वेपर डेंसिटी कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाइड्रोजन की डेंसिटी के कंपेयर में ये इथाइन जो है कितना ज़्यादा डेंस्ड है, इसको हम लोग कहते हैं वेपर डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, ये 2 याद रखिएगा हाइड्रोजन का मास है असल में, ठीक ना, तो ये इसका एक डेरिवेशंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पर इतना रखिएगा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलेकुलर मास बाई 2 होता है, ठीक। अब याद रखिएगा मोलेकुलर मास कितना होता है, इथाइन का चेक कर लीजिए, कार्बन की मास कितनी होती है 12 ग्राम इंटू 2, हाइड्रोजन कितना 1 इंटू 2 कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेट कीजिए, 24 + 2 मतलब 26, तो 26 आ गया, तो 26 बाई 2 लिखिए, ये कितना आ गया, कुल 13 आ गया। तो इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो कितनी है, 13 है, याद रखिएगा कितनी, 13 है। मालूम है एयर की वेपर डेंसिटी कितनी है, एयर की जो वेपर डेंसिटी होती है, एयर की जो मास होती है, याद रखिएगा 27 या 28 ग्राम होती है। तो अगर यहाँ पे 28 या 27 बैठाइएगा तो होप से वो 13.5 या 14 करीब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इथाइन की जो वेपर डेंसिटी है वो एयर के वेपर डेंसिटी से क्या होती है, हमेशा कम होती है, याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीज़ हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको वेपर डेंसिटी। तो याद रखिएगा वेपर डेंसिटी क्या होती है, हमेशा इथाइन की एयर के कंपेयर में कम होती है। और एक बात, ये काफ़ी लाइटर भी है, इसका मतलब अगर एयर से हल्का हम तो समझ सकते हैं ये कितना हल्का होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हल्की होगी। इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, गार्लिक स्मेल होती है। गार्लिक मतलब समझते हो आप लोग, गार्लिक स्मेल होती है। इसमें गार्लिक स्मेल इसलिए होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फिन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसमें गार्लिक की स्मेल पाई जाती है। होप सो इतना फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी है जिसको मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा था, बहुत पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैटालिटिक हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली कि एयर के प्रेजेंस में। याद कीजिए मैंने बताया था कि इथाइन का जब आप C2H2 का जब आप एयर में कीजिए या आप O2 में कीजिए, किसी में भी कीजिए, इसमें कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की मात्रा इतनी कम है कि इसका कभी कंप्लीट कंबशन होता नहीं है। तो ये हमेशा निकालता है, ये CO2 और H2 ही फॉर्मेशन होगा, पर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ब्लैक सूट और येलो फ्लेम पैदा करता है ये, क्योंकि कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके का होता है। पर मान लीजिए अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर आप इसमें एक्सेस एयर दीजिए, क्योंकि आप इथीन के केस में जब एक्सेस एयर दिया था मैं, तो आपको पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मेशन हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जब आप अल्काइन में जब आप एक्सेस एयर देते हो तो याद रखिएगा व्हाइट फ्लेम पैदा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो ये भी मत भूलिएगा कि इसमें व्हाइट फ्लेम पैदा होता है और उसमें पेल ब्लू फ्लेम पैदा होता है एक्सेस एयर में, याद रखिएगा। और ऐसे दीजिएगा तो येलोइश फ्लेम पैदा होगा और याद रखिएगा ब्लैक शूटी फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हुआ कैटालिटिक। अब मैं चलता हूँ कुछ रिएक्शंस की प्रॉपर्टी। मैं तो सर रिएक्शन प्रॉपर्टी बता दूँ आपको इसी बहाने। देखिए अब रिएक्शंस प्रॉपर्टी में मैं आपको बताता हूँ कि इथाइन का रिएक्शंस किसके साथ हम लोग जनरली दिखाते हैं। बहुत पहले मैं कहा भी था आपको, इथाइन के लेक्चर में कहा हूँ सैबिटियर सेंड्रेशन रिएक्शन। मैं तो स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, लास्ट में मैंने बताया नहीं था, बच्चे भूल बोल रहे थे। तो सैबिटियर सेंड्रेन, ठीक है, सेंड्रन बोलिएगा, SANDERSON। तो सैबिटियर सेंड्रन रिएक्शन है, इसको कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन
भी कहते हैं इसको, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं इस रिएक्शंस को, याद रखिएगा। यहाँ पर करते क्या थे, जनरली हम लोग इथाइन लेंगे और इथाइन में हम H2 गैस लेंगे और इसमें याद रखिएगा निकल देंगे, ठीक है। निकल के प्रेजेंस में ही इस रिएक्शन को हम लोग कैटालिटिक क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं और क्या बोलते हैं, सेबेस्टियर सेंट्रेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। सेबेस्टियर सेंट्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। तो ये होता है निकल, याद रखिएगा हम लोग इसलिए चूज़ करते हैं, आप चाहो तो इसकी जगह प्लैटिनम चूज़ कर सकते हो, प्लैटिनम चूज़ कर सकते हो, बट ये काफ़ी कॉस्ट होता है, याद रखिएगा काफ़ी कॉस्ट होता है, लो सिलेक्टिविटी होती है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत कॉस्टली होंगी तो लोग उसको प्रेफर भी कम करेंगे, लोग उसको खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको सस्ते से सस्ते मटेरियल में अगर ये फॉर्मेशन वही हो जाता है तो आप इतना कॉस्टली क्यों इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो मैंने इथाइन लिया, इथाइन में निकल दीजिए, निकल जो है कैटलिस्ट है, जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्टर करवाता है और ये काफ़ी अच्छा खासा एड्जॉर्प्शन फिनोमेना भी करता है। मैंने बताया था कि इस टाइप के मेटल्स जो होते हैं वो एड्जॉर्ब करते हैं, एड्जॉर्ब का मतलब होता है ये अपने सरफेस पे इथाइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एड्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉरी, सरफेस पे जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम लोग एड्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब कोई चीज़ पूरा ही एब्जॉर्ब कर ले, पूरे बॉडी में थ्रू आउट एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ये AB है और ये हमारे याद रखिएगा AD है, तो ये भूलिएगा नहीं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है, ये H2 इसमें ऐड होता है, 1 मोल मैंने H2 ऐड किया है, तो यहाँ पर एक H ऐड कीजिए, एक यहाँ पर ऐड कीजिए, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा क्योंकि आपने 2 H ऐड किया, एक इधर H किया, एक इधर H किया। फिर इसमें फर्दर आप H2 ऐड कीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड कीजिए, देखिए अभी पूरी तरीके से ये CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और ये हमारा इथेन में फॉर्मेशन हो चुका है, ये 2 स्टेप में मैंने आपको दिखाया, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये हमारा पूरे स्कूल में मिल जाएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड था और ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर डबल बॉन्ड थे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड थे, अभी डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमने क्या किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया है, सेबेस्टियर सेंट्रेशन रिएक्शन को फॉलो किया है, इस तरीके से रिएक्शन हमने किया है। आप चाहो, अगर आप चाहते हो, मान लो मुझे कहते हो कि नहीं मैं ना इस रिएक्शन को ना डबल बॉन्ड में रोकना चाहता हूँ, एक बात याद भी रखिएगा, आपको कोई ना H2 दे दे और एक्सेस दे दे, एक्सेस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, याद रखिएगा, है ना। जनरली ये होता क्या है ना कि H2 और निकल जब देते हैं ना तो डायरेक्ट क्या होता है ना, ये CH3 और ये CH3 का ही फॉर्मेशन होता है। बट क्लास 10 लेवल तक ना ये स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है, बट जब आप 11 में पढ़ोगे ना बेटा, ये एडवांस 10 पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आपको मालूम नहीं है कि H2 को एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, 1 मोल H2 सफिशियंट है। इस ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो 2 डबल बॉन्ड जो है और एक मतलब जिसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, जिसको 2 पाई बॉन्ड और इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो ये जो 2 पाई बॉन्ड जो है वो दोनों गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड गायब हो जाएंगे, मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड से कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ना इसको रोकना चाहते हो, किस में रोकना चाहते हो, अल्कीन में इसको रोकना चाहते हो, आप इसको अल्कीन में रोकना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर H2 और प्लैटिनम दीजिएगा और उसके प्रेजेंस में आप बैरियम सल्फेट दीजिएगा। बैरियम सल्फेट याद रखिएगा एक पॉइजनस है, इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन भी लिखते हैं यहाँ पर, क्विनोलिन, क्विनोलिन याद रखिएगा, एक पॉइजनस है क्विनोलिन। तो क्विनोलिन क्या करता है, H2 की जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है और फर्दर इस अल्किन को अल्केन होने में नहीं देता। मतलब मान लीजिए अगर इसमें H2 और प्लैटिनम जो ऐड हो रही थी ना, अब ये CH3 और CH3 में जो तब्दील हो जाएगी तो उसमें ये जाने नहीं देगा, क्योंकि क्विनोलिन जो है वो क्या करता है, H2 की रिएक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है और ये H2 जो है फर्दर इस अल्किन में रिएक्ट नहीं करता और ये अल्किन में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस तरीके से हम अल्काइन से अल्किन बनाते हैं, अल्किन नहीं बनाते। तो ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस तरीके से अल्काइन से अल्कीन बनता है, अल्कीन से अल्केन बनता है, ये बात को याद रखिएगा। अब मैं और एक दिखाता हूँ, एडिशन ऑफ हैलोजेंस की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, आपको ये भी मालूम है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा ये जो अल्काइन का जो रिएक्शंस है हमारा, ये 2 ही रिएक्शन शो करता है जनरली, एक तो एडिशन रिएक्शन और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शंस होता क्या है मैंने आपको दिखाया अभी ऐड करते हुए। अब याद रखिएगा इसका ठीक अपोजिट जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में आप लोग को हालांकि बता चुका हूँ, डिकम्पोजिशन मतलब होता है पायरोलाइसिस होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा अल्काइन जो होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ये जनरली हमारे कौन से फॉर्म शो करते हैं बताइए, एडिशन और डिकम्पोजिशन, बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक। तो मैं डिकम्पोजिशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पैरालाइसिस पढ़ा चुका है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एडिशन किसकी, देखिए हैलोजन की। अब हैलोजन में तो आपको मालूम है Cl2 आता है, Br2 आता है, I2 आता है, ठीक है। F2 की बात करना ना करना बेकार है क्योंकि ये काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होता है जो हमारे कोई भी यूज़ में नहीं आता। I2 रिएक्शंस काफ़ी स्लो रिएक्शंस होता है जो आपको मालूम है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बात नहीं करेंगे।
जिक्र नहीं करेंगे इसका, हम लोग Cl2 और Br2 जिक्र करेंगे। जब आप Cl2 का एडिशन करते हो ना, Cl2 का जब आप एडिशन करते हो, याद रखिएगा Cl2 जो हो वो भी सॉल्वेंट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं, और इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट डालते हैं वो CCl4 डालते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है, इसका कोई और खास यूज़ नहीं है, बस इसको क्लोरीन को हम लोग CCl4 में डिजॉल्व करते हैं और कुछ नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर आप Br2 दे सकते हो और CCl4 भी दे सकते हो। Br2 भी आपको मालूम है रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, देखिएगा। और एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा जो सा बात बता देता हूँ, ये सुन लो पहले। Br2 और CCl4 जो है ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो ये Br2 एक नॉन पोलर कंपाउंड है, CCl4 भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड जब डिजॉल्व होता है, एक साथ जब डिजॉल्व होते हैं, तो उनमें जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन फोर्स। हाँ, हालांकि सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर हालांकि यही है। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। हालांकि ये भी यहाँ पर भी यही फोर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब मैं यहाँ पर, आप चाहो ना CCl4 की जगह आप चाहो तो क्लोरोफॉर्म भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। आप CCl4 की जगह क्लोरोफॉर्म भी दे सकते हो, CCl4 की जगह क्लोरोफॉर्म भी दे सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या दिया, Cl2 दिया, और ये जो हमारा है CCl4 मैंने दे दिया। तो यहाँ क्या होगा, देखिए 2 Cl आपको दिख रहे होंगे, ये 2 Cl क्या होंगे, एक Cl यहाँ ऐड होगा, एक Cl यहाँ ऐड होगा, तो ऐड कर दीजिए। ये रहा CH, एक बॉन्ड कम भी करना पड़ेगा हालांकि, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये आपको मेंटेन है। ये आपका फॉर्मेशन हो गया इस तरीके का। आप चाहो तो फर्दर इसमें और ऐड कर सकते हो Cl2, आप फर्दर ऐड कर दो Cl2, तो एक Cl इधर ऐड होगा, एक Cl इधर ऐड हो जाएगा। तो देखिए एक Cl इधर चला गया, ये नीचे, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा आपका, ये रहा Cl, ये रहा Cl, डबल बॉन्ड बीच का गायब कर दिया जैसे था, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए, इसे हम लोग कहते थे, ये हमारा क्या था, एसिटाइलिन था, कॉमन नेम ये था। इसका नाम है एसिटाइलिन, तो नाम है इसका नाम है एसिटाइलिन, तो हम बोलेंगे, पर ये एसिटाइलिन याद रखिएगा, इसको एसिटाइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि 2 क्लोरीन आ चुका है, तो इसको आप कह सकते हैं एसिटाइलिन डाइक्लोराइड, इसको ना भूलिएगा, एसिटाइलिन डाइक्लोराइड, एसिटाइलिन डाइक्लोराइड कहते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन डाइक्लोराइड कहते हैं इसको। अब ये भी एसिटाइलिन है, पर ये डाइक्लोराइड तो नहीं बोलिएगा, इसको एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। क्या? टेट्रा, क्योंकि 4 है इसमें क्लोरीन, तो टेट्राक्लोराइड बोलिएगा। और IPC इसकी करनी है, तो IPC आपको मालूम होगा, ये 1, ये 2, 1 में देखिए 2 क्लोरीन है, तो 1,1 लिखिए। फिर देखिए 2 में कितने 2 क्लोरीन है, तो 2,2 लिखिए। कितने टोटल ये नंबर हो गए, देखिए 4 नंबर हो गए, तो टेट्रा लिखिए, ठीक ना, टेट्रा लिखिए, टेट्राक्लोरो लिखिए, टेट्राक्लोरो, और कार्बन कितने 2, तो ईथ लिखिए, बॉन्ड क्या है सिंगल, तो एन लिखिए, तो ये हो जाएगा टेट्राक्लोरो इथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग IPC भी करते हैं। होप्सो ये आपको मालूम हो चुका, ठीक। Br2 का ऐसा ही कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको होप्सो समझ में आ चुका है। एक बात मैं और बताऊंगा, जब आप ये इथाइन लेते हो ना, तो इथाइन में ना आप ना अगर Cl2 डायरेक्ट ऐड कर देते हो, मान लो डायरेक्ट ऐड कर देते हो, आप Cl2 को ऐड करते हो, ठीक ना, तो और कुछ नहीं आप देते हो मान लो, ठीक ना, तो जब Cl2 को जब ऐड करते हो इथाइन में, तो ये विगोरसली रिएक्ट करता है, याद रखिएगा। जब विगोरसली अटैक करता है, बिना सॉल्वेंट के, एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में रिएक्ट करते हो, तो ये विगोरसली रिएक्ट होता है, और ये सिर्फ कार्बन को पैदा करता है और HCl गैस को फॉर्मेशन करता है। उस समय जब ये कार्बन और HCl को फॉर्मेशन करता है, उस समय जो कार्बन जो फॉर्म होता है, क्योंकि इथाइन आपको मालूम है काफ़ी कम्बस्टाइल होता है, तो याद रखिएगा उस समय जब आप Cl2 देते हो, तो विगोरसली रिएक्ट करने के साथ साथ ये क्या करता है, कुछ फ्लेम भी पैदा करता है। जो फ्लेम होता है वो येलोइश फ्लेम होता है, वो येलोविश फ्लेम होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ब्लैक शूट फॉर्मेशन करता है, तो ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट जब Cl2 का रिएक्शन करवाइएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा इथाइन का रिएक्शन, जिसमें एडिशन रिएक्शन हमने क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन आपको करके दिखाया। और मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप चाहो तो इथाइन में आप चाहो तो HCl का भी एडिशन कर सकते हो, ठीक ना, किसका? HCl का भी एडिशन कर सकते हो, तो लीजिए HCl का एडिशन कर सकते हो। आप चाहो तो H2O का भी एडिशन कर सकते हो, पर H2O मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि नहीं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 10 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये तो जान के रखिए। पर आपको मिल भी गया तो बहुत एक्सेप्शन केसेस हैं, रियर केसेस हैं, तो नहीं मिलने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है HCl तक मिलेगा, क्योंकि इसमें कारण है, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक मिलेगा, एक इनॉल का टॉपिक मिलेगा। इनॉल की टॉपिक 10 में नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं नहीं बता रहा हूँ उसको, सिर्फ HCl की बात करता हूँ, क्योंकि इतना काफ़ी है। तो एक H आप यहाँ ऐड कर दीजिए, एक Cl आप यहाँ ऐड कर दीजिए। तो देखिए अगर मैं एक H यहाँ पे ऐड करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पर एक H है, तो ये H2 हो जाएगा, ये C, और एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा आपका H, यहाँ पे CS तो था, एक Cl लग जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। आप चाहो तो HBr भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब H तो यहाँ पर H ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH और ये Br हो जाएगा।
इस तरीके से हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमने आपको क्या दिखाया, एडिशन ऑफ एसिड्स दिखाया कि आप एडिशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एडिशन कर सकते हो और आप यहाँ पर एडिशन चाहो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का भी एडिशन कर सकते हो। होप सो बच्चों, मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स थे यहाँ पर बताया, मैंने जिस तरीके से जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैंने आपको बताया है। आई होप सो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, मैंने बोल दिया इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, 80 70 -70 और -80 के नीचे ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार से इथाइन में भी वही केस था, इथीन में हमारा वही केस था। मैंने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बताया आपको। अब जब मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें याद रखिएगा मैं प्रिपरेशन आपको बताऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल डिस्टिंक्शन बताऊंगा कि आप कैसे समझेंगे कि इथेन कौन है, इथीन कौन सा है और इथाइन कौन सा है। आपको जो गिवन सैंपल में जो दिया रहेगा, मान लीजिए ये आपको टेस्ट ट्यूब रहेगा, इसमें कोई सैंपल दिया रहेगा, ये सैंपल में इथेन है, अल्केन ग्रुप है, अल्कीन ग्रुप है, अल्काइन ग्रुप है, इसका आप कैसे निरीक्षण करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे इसका सोल्यूशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके जरूर बताऊंगा। होप सो आप लोगों को पढ़ाई मेरी अच्छी लगी होगी। आपका साइंस फैकल्टी रवि सर, तब तक मेरे साथ बने रहें।